विभाज्यता के नियम पे आधारित जो क्वेश्चंस है, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है। देखिए पी और क्यू कैसी संख्या है? 2 अंकों वाली संख्या है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। 2 अंकों वाली संख्या है, आप अपने मर्जी से 2 अंकों वाली कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूं 16। 16 भी क्या है? एक 2 अंकों वाली संख्या है, जिसमें जो इसको यदि तोड़ के लिखना हो तो आप कहेंगे 6 इकाई है। इकाई का मतलब 1 होता है प्लस चलिए इसको 26 में कर देता हूं ताकि और आप समझ में आएगा। 26 तो इकाई का अंक आपका 6 हो गया और दहाई का अंक क्या है? 2 है। लेकिन जब दहाई का अंक 2 है तो इसमें क्या होता है? 10 से मल्टीप्लाई होता है, तभी तो 10 दूना 20 और 20 प्लस 6 26 कह देंगे। यानी कि इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब क्या? 2। जो भी संख्या दहाई के स्थान पे होगी उसमें क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे ही बात किसकी कह रहा है? तो कह रहा है कि पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो देखिए क्या कह रहा है कि पी और क्यू माइनस क्यू पी किससे विभाज्य है? यहाँ पे क्यू आपके इकाई के स्थान पे है तो वैसे रह जाएगा प्लस, किंतु जो पी आपका है वह दहाई के स्थान पे है तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर दिख रहा होगा, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, अब यहाँ माइनस, जैसे ही माइनस लग जाता है हम लगा देते हैं कोष्टक। अब यहाँ देखिए P क्या है? इकाई का अंक है तो वैसे रहेगा, लेकिन Q क्या है? दहाई का अंक है तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ हमने आपको बता रखा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो गया 10P प्लस Q। अब यहाँ क्या हो गया? माइनस 10Q और फिर माइनस और प्लस और माइनस क्या? माइनस क्या? P। इसी को हल कीजिए। देखिए 10P में से 1P जाएगा, आपको बच जाएगा 9P। अब यहाँ 1Q में से 10Q जाएगा तो आपका बच जाएगा 9Q। कॉमन क्या हो गया? यहाँ पे 9 बचा क्या? यहाँ पे P माइनस Q। ठीक है, अब देखिए संख्या किससे विभाज्य होगी? तो 9 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है, अब उसमें कुछ भी आप गुणा करें, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू का है। आपको पता है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है, तो उसके बाद किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वह संख्या जिससे पहले विभाज्य थी उसी से विभाज्य होगी। यानी कि 9 है, अब 9 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से विभाज्य होगी। ऑप्शन की मैं बात करूं, हाँ यदि 3 होता तो 3 से भी विभाज्य होता, क्योंकि 3 क्या है? 9 क्या है? 3 से विभाज्य है। क्योंकि ऑप्शन में देख रहा हूं तो 9 दिया है तो यही 9 है ना। अब 9, इस 9 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से विभाज्य होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बातें क्लियर हैं? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि 4 पे 7 घात माइनस 4 किसका गुणज नहीं है? किसका गुणज नहीं है? क्या दिया है आपको? दिया है कि 4 पे 7 घात माइनस 4 किसका गुणज नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा? आपका 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 पे 6 घात माइनस 1। अब 1 का 6 घात 7 घात 10 घात कुछ भी लिखिए, कोई अंतर नहीं होगा, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि एक कोष्टक में 4 का क्यूब माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 1। फार्मूला होता है, हमने लिख दिया। यहाँ देखिए 4 है, अब 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 में से 1 चला गया, क्या हो जाएगा? 63 इंटू, अब 4 का क्यूब 64 और 1 जोड़ दिए 65। अब देखिए संख्या किससे किससे विभाज्य हो जाएगी? तो कह रहा है कि 4, हाँ 4 है यहाँ पे तो 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर कह रहा है 8, तो 8 से नहीं हो रहा है यार, कोई भी संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही है। 7 से तो 7 नंबर 63 हो जाएगा। 2 से 4 भी हो जाएगा। तो किससे नहीं हो रहा है? तो 8 से नहीं हो रहा है ना,
तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात करें जो 3 पर घात 61 प्लस 3 पे घात 62 प्लस 3 पे घात 63 प्लस 3 पे घात 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। देखिए क्या कर रहा है, तो 3 पे घात 61 प्लस 3 पे घात 62 प्लस 3 पे घात 63 प्लस 3 पे घात 64। ठीक है, यह बताना है कि किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो पहले आप जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है, तो इसमें से जो सबसे छोटा है वही कॉमन है। छोटा कौन है, 3 पर 61 घात क्या है, छोटा है। तो जब 3 पर 61 घात छोटा है तो यहाँ 3 पर 61 था, 3 पर 61 कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे 3 पर 61 घात था, 3 पर 61 घात हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 3 पर 1 घात, और 3 पर 1 घात का मतलब होता है 3। यहाँ 3 पर 63 घात था, हमने 61 घात ले लिया तो 3 पर कितना घात कॉमन बचा, 2 घात। ऐसे ही यहाँ देखिए 64 घात था 3 पर, हमने 61 घात कॉमन ले लिया तो 3 पर 3 घात बचा। बचा कि नहीं बचा, तो इसको हल कीजिए। 3 पर 61 घात था, यहाँ 1 प्लस यहाँ 3, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ देखिए कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। यहाँ क्या है, 3 पर 61, कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का इसको जोड़ लीजिए तो 27 और 3 30, 30 10 40। अब देखिए कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो पहला करा 30 से तो विभाजित हो जाएगी, क्योंकि जब इससे हम 30 से विभाजित करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा तो 61 घात है, यानी कि 3 61 बार है ना। 3 पर 61 घात का मतलब होता है कि 3 61 बार है, तो एक बार कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 पर 60 घात और गुणे क्या 4। क्या और किसी संख्या से कट रहा है, 3 से भी कट जाएगा। क्या और किसी से कट रहा है, 25 से नहीं, 25 से नहीं कटेगा। 1 5 तो एक बार 1 5 से तो 40 कट जाएगा, लेकिन दूसरा 5 बच जाएगा, नहीं कटेगा। मैं और ऑप्शन को चेक कर देता हूं, क्या और कोई ऑप्शन है जो इससे कट जाए, 16 और 11 नहीं, 16 से भी नहीं कटेगा, 4 से 16 कट जाएगा, लेकिन नीचे फिर 1 4 बच जाएगा, और 11 से तो कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला 30 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 पर 71 घात, 3 पर 72 घात, 3 पर 73 घात, 3 पर 74 घात और 3 पर 75 घात किससे विभाज्य होगा। वही प्रश्न है, एक बार मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 3 पर 71 घात और 3 पर 72 घात और 3 पर 73 घात और 3 पर 74 घात और 3 पर 75 घात, यही है ना। ठीक है, यही है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, जो सबसे छोटा है वही आपका कॉमन हो जाएगा। तो सबसे छोटा क्या है, 3 पर 71 घात आपका कॉमन हो गया। 3 पर 71 घात था और वही कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस 3 पर 72 घात था, 71 घात कॉमन हो गया, तो 3 पर घात बचा 1। यहाँ 73 घात था, 71 घात कॉमन हो गया, तो कितना घात बचा, 2 घात प्लस यहाँ 74 घात था, 71 घात कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 3 पर 3 घात। यहाँ 75 घात था, 71 घात कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 3 पे घात 4। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। 3 पर 71, यहाँ देखिए तो 1 प्लस 3 और 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 3 पे 4 घात का मतलब कितना होता है 81। ठीक है, इसको हल करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा। जोड़ना सबसे आसान है। 81 और 9 कितना 90, 81 और 9 90, 90 और 30, 90 और 30 120, 120 और 1 121।
किससे विभाज्य है? तो 3 से भी विभाज्य होगा और 121 11 से भी विभाज्य होगा। देखिए क्या दिया है, तो 11 दिया है, तो 11 से क्या होगा, 121 विभाज्य होगा। और जब 11 से विभाजित है तब इसमें किसी भी संख्या से आप गुणा करते रहिए ना, वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे लिखा है, सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी 11 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं। किसके किसके बीच पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है ना कि 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से क्या हैं, विभाजित हैं। तो क्या करना है, यानी कि 100 से ज़्यादा और 1000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी। तो आप कहेंगे कि 110। बोलिए हाँ या ना, आप कहेंगे 110, कहेंगे ना। और मैं पूछ लूं कि 1000 से पहले कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी, तो आप कहेंगे 990। बोलिए हाँ या ना, होगी कि नहीं होगी। बस इतना ही आप जानेंगे, आपका आंसर आपके सामने है कि 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी, तो 110। और 1000 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 11 से विभाजित होगी, तो 990। इन दोनों को घटा लीजिएगा, माइनस और प्लस का रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब 11 से पूर्णतः विभाज्य की बात है ना, तो 11 से भाग लगा लीजिएगा बस। अब ये नहीं कि यहाँ कह दे कि माइनस में आंसर आएगा, ना ना, माइनस और प्लस अलग की बात है, हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो जब 99 में से 11 घटाएंगे, यानी कि 990 में से 110 घटाएंगे, तो 880 बचेगा, बटा में क्या है 11, 11 बटे 88 क्या मिला 88। लेकिन बस ध्यान रहे ये 88 आपका आंसर नहीं है, यह 88 आपका आंसर नहीं है। इसमें आप एक ऐड कर, 80 आपका आंसर नहीं है, इसमें आप एक ऐड कर दीजिएगा, क्या मिलेगा 81, यही आपका आंसर होगा। यानी कि 100 और 1000 के बीच 81 ऐसी संख्याएं हैं जो 11 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। बातें क्लियर। तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कहां से कहां तक पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि 200 से कहां तक, 1000 के बीच किससे विभाज्य, तो 7 से विभाज्य। अब बताइए कि 200 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। ऐसे आप चेक करते रह जाएंगे, टाइम अधिक लग जाएगा। मैं बता रहा हूं क्या कीजिएगा, ये 200 है ना, 200 को 7 से डिवाइड कीजिएगा। अब देखिएगा कि अभी मालूम चल जाएगा कि कौन सी संख्या होगी। इसको हम काटेंगे, संक्षिप्त करेंगे, तो कहेंगे आप 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना बचा 6 बचा, तो क्या हो गया 60। फिर काटिए तो कितना बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 7 बटे 56, 7 बटे कितना होगा 56, कितना बचा, सही है ना, हाँ सही है। कितना बचा आपका 40, 4 बचा ना, 4 बचा, 4 बचा। कुछ गलत हो रहा है क्या, अच्छा, हाँ, देखिए क्या गलती हो गया, देखिए ध्यान से। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 क्या बचा 6। अगर केवल 20 होता तो क्या शेष बचा 6। यदि 0 के स्थान पर 3 आ जाता, यहाँ पे 3 आ जाता तो क्या होता 3। तो 7 दूना 14, 2 क्या बचता 6, और 3 रहता तो 63 होता। तो क्या कहते हैं आप कि 7 9 63, ये भी कट जाता। तो क्या होना चाहिए 203 होना चाहिए। तो 200 के बाद 203 वह नंबर है जो आपका 7 से विभाजित होगा। अब 1000 के पहले कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी, वही नियम लगाइए
और चेक कर दीजिए। देखिए 1007 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा? तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा यहाँ पे आपका? 3, तो आपका 30 हो गया। तो फिर कितना होना चाहिए? 30। तो फिर 7 चौको 28, क्या हो गया? 20। 20 कितना कम होना चाहिए? क्योंकि हमको पहले जाना है ना, तो कम होना चाहिए। यदि ये 20 9 होके कितना होता? 14 होता। 14 होता, 20 9 होके 14 होता, तो 7 से डिवाइड हो जाता। कितना कम? 6 कम। यानी कि 1000 से 6 कम जो संख्या होगी वह 7 से विभाज्य होगी। तो 6 कम कितना होगा? 994। भाग दे के भी चेक कर लीजिएगा, देख लेते हैं सही है कि नहीं है। 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 9, कितना हो गया? 29। और फिर 7 चौको 28, 1 बचा, 7 दूना 14, सही है। 994। 994। 7 से चेक करना है तो 7 से डिवाइड, माइनस प्लस को भूल जाइएगा, केवल घटा लीजिएगा। देखिए 4 में से आपका 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 9 में से 0 गया 9, और यहाँ बचा आपका कितना? 9। 9 में से आपका 2 जाएगा, कितना? 7। इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 एकम 7, फिर यहाँ 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21, 113। लेकिन 113 आपका आंसर नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 114। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब तो ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपसे छूट जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि संख्या 64 84y6, क्या लिखा है? 64 84, फिर लिखा है y और 6, और किसकी बात कर रहा है कि 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? अब देखिए 8 से विभाज्यता की बात कर रहा है ना, तो 8 से आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। और 8 से विभाज्यता का नियम हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ा रखा है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा क्या बन रहा है आपका? 4 और y और 6। और ये 8 से क्या है? विभाजित होना चाहिए। तो y का मान छोटा से छोटा क्या होना चाहिए? तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, सबसे बेहतर तरीका होता है कि ऑप्शंस को रख के चेक कीजिएगा। तो न्यूनतम माने कि छोटा से छोटा, तो जो सबसे छोटा मान है उसको रखिए। तो ऑप्शन देखिए, सबसे छोटा मान क्या है? 1। तो y के स्थान पर पहले 1 रख के देखते हैं कि 8 से विभाजित है कि नहीं। 1 रखते हैं, 1 रखे तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40, क्या बचा? 1 तो 16 हो गया, 8 9 16, ठीक है। y का मान क्या होना चाहिए? 1। 1 रखने पे 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो y का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 23 46 x 45, 23 46 x 45 किससे विभाज्य है? तो कह रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको 9 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो पहले अंकों को जोड़ लेते हैं, देखते हैं कि 9 के टेबल में आने से कितना कम है। जितना कम होगा वही x का मान होगा। तो देखिए 5 4 9, ठीक है। अब यहाँ से आप काट भी सकते हैं, काट के ना जल्दी हो जाएगा। मैं दोनों तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिएगा। 5 4 9 और 9 और 6 15, 15 4 19 और 19 और 3 22, 22 2 24, कितना? 24।
अब देखिए, क्या 24 9 के टेबल में आता है? तो आप कहेंगे नहीं, 24 9 के टेबल में नहीं आता है। लेकिन 9 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 के टेबल में आता है? तो आप कहेंगे 27। कौन सी संख्या है? 27। तो 24 27 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। बातें क्लियर है? बोलिए, बातें क्लियर? तो एक तरीका ये है, मैं दूसरा तरीका मैं आपको काट के मैं सिखा देता हूँ। देखिए कैसे, डायरेक्ट कैसे करते हैं। 5 4 9 कट गया, 6 3 9 काटा, 4 और 2 6 हुआ, 3 होता तो ये भी कट जाता, 6 3 9, तो वही x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बातें क्लियर ना? एक काट के कीजिएगा, सबसे बेहतर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या 93 24 मैं लिख लेता हूं पहले, 93 24 के बाद क्या है? 8x6। ठीक है, ये संख्या है। कह रहा है कि 11 से विभाज्य है, सही है ना? 93 24। अरे ठीक है, तो 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? 11 से विभाज्यता के नियम क्या पढ़े आप कि एक जोड़ाई एक छुड़ाई और दोनों का अंतर 0 या 11 का मल्टीप्लाई। तो एक जोड़ के एक छोड़ देते हैं और देख लेते हैं कि दोनों का अंतर 0 आने में कितना कम है या फिर 11 का मल्टीपल आने में कितना कम है। जितना कम होगा वही आपका उत्तर होगा। तो जब 6 को लेंगे तो x को छोड़ेंगे, तो 8 6 14। अब क्या करेंगे? 4 को छोड़ देंगे, 2 को ले लेंगे, तो 8 6 14, 14 और 2 16, 3 को छोड़ के 9 को ले लेंगे। सही है ना? 3 6 को लिए, 1 छोड़े, ठीक है। तो 8 6 14, 14 और 2 16, और 16 और 6 कितना होगा आपका? 25। कितना होगा? 16 और 6 कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, अब जो बचा है उसको जोड़ लीजिए। क्या बचा है? तो 3 और 4 7, और एक x बचा है, x के भी जोड़ लीजिए। क्या हो गया? 7। क्या? 7 प्लस x यहाँ पे है, रख लेंगे भी, या रख लीजिए। देखिए रख लीजिए, इसको बाद में रखेंगे, रख के भी कर सकते हैं। देखिए अब आप 25 में से 7 घटा दीजिए। 25 में से 7 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा 18। लेकिन 18 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ऐसा x की ऐसा वैल्यू मान लीजिए, x का ऐसा वैल्यू कि जिसको 25 में से घटाने पर या तो आपका 11 आ जाए, या फिर 0 आ जाए, या फिर 11 का कुछ भी मल्टीपल में आ जाए। ठीक है, तो हम यदि 0 रखते हैं, 0 तभी नहीं आएगा, 1 रखेंगे तभी नहीं आएगा। हमें क्या रखना चाहिए यहाँ पे? अगर 0 रखेंगे तो 7, हमको रखना चाहिए यहाँ पे 9 7 16, 7 रखना चाहिए हमको यहाँ पे 7। यहाँ पे 7 रख देते हैं, x की वैल्यू 7 रख देते हैं, x का मान, तो क्या मिलेगा आपका कि 25, और माइनस में 7 और 7 कितना? 14, और घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 का मल्टीपल आ गया। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ऑप्शन में दिया है ना? हाँ, ऑप्शन नंबर डी दिया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या, क्या लिखा है? 7 अंकों की संख्या 504, फिर क्या लिखा है? 504 x 5y x 5y 3। ठीक है, और कह रहा है कि 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा? ठीक है, x और y का जो मान है उसका योग पूछ रहा है। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम पता है ना आपको? एक जुड़ाई एक छुड़ाई। तो जोड़िए, देखिए 3 5 8 और 8 4 12, 12 5 17, 12 5 17। जो बचा है उसको जोड़िए। क्या बचा है? 0 में x जोड़ेंगे तो x, और x में y जोड़ेंगे तो क्या?
x प्लस वाई, कोष्टक लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई का क्या मान होना चाहिए ताकि ये या तो 0 हो जाए और या फिर 11 के मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे 11 है ना, तो 7 4 11, 7 4 11, क्यों ना इसका मान हम रख लें क्या, 6 रख लें। x प्लस वाई का मान 6 रखेंगे ना, तो 17 में से 6 जगह क्या हो जाएगा, 11। 17 में 6 गया 11, और x प्लस वाई का मान पूछ रहा था तो क्या गया 6। कहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है, जो कुछ मिस्टेक किए हैं क्या हम, एक बार देख लेते हैं। 5 3 8 और 8 4 12 और 12 5 17, सही तो है। ओहो हो, नहीं ये भी ठीक है। 17 में 6 जाएगा 11, सही तो है। फिर अंक कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हमने। 504 x 553, सही तो है। तो x और y का मान क्या होगा आपका, अच्छा, देखिए क्या दिया है, ठीक है। 17 भी तो दिया है, जब 6 नहीं है तो आपका क्या हो सकता है, 17 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो 17 में से क्या हो जाएगा, 17 जाएगा। 17 में से 17 जाएगा क्या, 0। 11 का मल्टीप्लाई नहीं दिया है, तो फिर 0 भी तो हो सकता है। तो x प्लस वाई का मान 6 दिया होता तब भी आपका सही होता। अब जब 6 नहीं दिया ऑप्शन में, तो 17 दिया है, 17 में से x प्लस वाई का 17 घटा दीजिए, 0 होगा, ये भी तो आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या, ठीक है, क्या है, पहले मैं संख्या लिख लेता हूं। संख्या आपको दिया है कि 3x 54 79, फिर क्या लिखा है y4, ठीक है, y4। यह 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या एक और दिया है। क्या दिया है, थोड़ा सा नीचे में लिख देता हूं। 42 51 39, 52 51 39 Z2, इन 9 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि 3x माइनस 2y, सॉरी 3x प्लस 2y माइनस z का अधिकतम मान। देखिए अधिकतम मान पूछा है, 9 की न्यूनतम मान पूछा है। तो 8 से जब 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सॉरी 88 से विभाज्य है ना, 88 से। तो ये 88 से विभाज्य होगा, तो 88 किससे मिलके बना होगा, तो आप कहेंगे 8 और 11 के मल्टीप्लाई से बना होगा। अर्थात ये जो संख्या है उसको 8 और 11 दोनों से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तभी जाके संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बातें क्लियर। तो 8 से पहले चेक कर लेते हैं, और 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो संख्याएं क्या होंगी, 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। चलिए देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली बातें होती हैं। आपको पता है कि 8 के पहाड़े में कितने बार पढ़ेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, तो आप कहेंगे 8 तरीके 24, लास्ट में 3 बार में भाग जाना चाहिए, 24 आना चाहिए, लास्ट में 24 आना चाहिए। और जब यहाँ पे हम डिवाइड किए 8 से, तो क्या मिला आपको, यहाँ पे 8 एकम 8, कैरी मिला 1, कैरी मिला 1। अभी यहाँ y का अधिकतम कौन सा मान रख दें कि शेषफल क्या आना चाहिए, 4 तो है, शेषफल 2 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 8 रखें ना, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 दूना 16, 16 2 18, कैरी क्या बच गया आपका 2, और फिर 8 तरीके 24, यानी कि y का अधिकतम मान क्या निकल के आ रहा है, 8। निकाल लीजिए, यहाँ रख लीजिए 8, या कहे तो ऊपर ही साफ करके रख लीजिएगा, आपकी जैसी मर्जी। 8 से हो गया, अब 11 से भी होना चाहिए, और 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि एक जुड़ाई एक छुड़ाई दोनों का अंतर 0 या 11 का मल्टीप्लाई। तो जोड़ते हैं और छोड़ते हैं। देखिए 4 और 9 13, 13 और 4 17, सही है ना,
कुछ गलत हुआ है क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ। 3x 54 79 4 सही तो है? सही है ना? सही है। 4 और 9 कितना हो गया? 13 13 और 4 17 17 3 कितना होगा? 20। सॉरी x जुटेगा ना, x जुटेगा, x तो 17x कितना हो रहा है? 17 प्लस x। जो बचा है उसको जोड़िए। 3 5 8 8 और 7 15 15 और y की वैल्यू 8 कितना? 23। अब इन x की वैल्यू क्या रखते हैं? हमको 0 लाना है या फिर 11 का मल्टीप्लाई? तो 0 घटाने पे x का कौन सी वैल्यू रखेंगे कि 0 आएगा? तो कौन सा होगा आपका? 6 होगा ना? 6। x की वैल्यू 6 रख दें तो इन दोनों को हल करेंगे तो 23 होगा। 23 में से 23 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 6 निकल के आ गई। इसको देख लेते हैं। ये 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो काटिए, देखिए 9 कटा, फिर 5 4 9 कटा, फिर कितना? 2 और 1 3 3 3 6 6 2 8 कितना कम है? 2 3 3 6 6 2 8। जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी तो 9 होगा। आपकी मान आ गया तो रख लीजिए। क्या रखना है? तो आपको रखना है कि 3x + 2y। क्या रखना है? कि 3x + 2y माइनस का z। रखिए, देखिए x की वैल्यू कितनी है? 6। तो डायरेक्ट 6 3 कितना हो जाएगा? 18 प्लस y की वैल्यू कितना है? तो 8। तो 8 गुना कितना हो जाएगा? 16। z की वैल्यू कितना है? 1। तो माइनस का 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 से 14 14 और भी 34। 34 में से 1 जाएगा कितना? 33। यही 33 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए अगला टाइप आपका है शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले टाइप शेषफल प्रमेय की तरफ। देखिए शेषफल प्रमेय का पहला प्रश्न कह रहा है कि 171 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? आपको दिया है 171 इंटू दिया है कि प्लस दिया है? इंटू दिया है 172 इंटू दिया है 173, डिवाइड करना है 17 से। एक बात बताइए, शेषफल पूछा है, एक बात बताइए, यदि यहाँ पर 1 9 होके 0 होता तो क्या ये 17 से विभाजित होता? तो आप कहते हैं हाँ 17 जहाँ के 170 होता ना। लेकिन कितना ज़्यादा है? जो ज़्यादा है वही क्या कहलाता है? शेषफल। जो ज़्यादा है वही क्या कहलाता है? शेषफल। तो कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 1 ज़्यादा है, 170 से 1 ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखिए यदि 2 9 होके क्या होता? 0 होता तो क्या यह 17 से विभाजित होता? तो आप कहते हैं हाँ विभाजित है। लेकिन 170 9 होके कितना है? 2 अधिक है, 72 है ना, तो 2 अधिक है, तो 2। वैसे ही 173 कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 3 अधिक है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 और 6 एकम 6, क्या मिला? 6। लेकिन फिर भी इसको 17 से भाग देंगे। लेकिन अब 17 से भाग देंगे तो क्या देखने को मिलेगा? कि जो हर है वह बड़ा है किससे? अंश से। यानी कि अंश क्या है? छोटा है। जब अंश छोटा होता है ना तो वही क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। देखिए यहाँ अगर अंश बड़ा होता तो फिर से भाग लेके जाते, भाग और जाती, लेकिन अंश क्या है? छोटा है, तो फिर शेषफल क्या हो जाएगा? जो छोटा है यानी कि जो अंश है वही आपका शेषफल हो जाएगा। बातें क्लियर? नहीं क्लियर होंगी अभी और प्रश्न आएंगे, वहाँ दिख ली जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्नों में कोई समस्या होगी, क्योंकि आपको पता है ना, आप 17 से ऐसे भाग करके भी देख लेते हैं, क्या होगा? 0 बार में भाग जाएगा, क्या बचेगा? 6। नहीं पता आपको? ठीक है ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब
हर से अंश छोटा है तो अंश ही क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 5 पे 501 घात। देखिए कितना सुंदर प्रश्न दिया है। कह रहा है कि 5 पे 501 घात, 5 पे 501 घात को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। अब इसको डिवाइड करने कितना से, 126 से। ठीक है, देखिए जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आपको ऊपर नीचे जितना है ना, हर जितना है, अंश को भी इससे एक कम या फिर एक ज़्यादा बनाने की आवश्यकता होती है। या तो नीचे जब हर इसका 126 है तो ऊपर या तो 125 हो जाए या फिर 127 हो जाए, एक कम या एक ज़्यादा, बस उससे कुछ नहीं। तो आपको पता है कि क्या कर सकते हैं कि 126 है तो ऊपर क्या 125 या फिर 127 बन सकता है। तो आप कहेंगे हाँ बन सकता है, क्योंकि 5 का 3 घात कितना होता है, 125, और 5 का 3 घात 125, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो कहेंगे आप 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ क्या हो गया 20, और 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, 167। कुछ भी हो जाए उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बटा क्या हो जाए 126। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको इतना आ जाना चाहिए 501। ठीक है, देख लीजिएगा 501 आ जाना चाहिए। तो अब देखिए 5 का 3 घात यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है 125, बटा में कितना 126। पूरे का घात नहीं है ना, केवल ऊपर का घात है 126। देखिए किसी भी संख्या को जब डिवाइड करते हैं ना तो शेषफल 2 आता है, एक प्लस का आता है, एक माइनस का आता है, लेकिन शेषफल कभी माइनस में नहीं हो सकता है। इसीलिए जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देते हैं। यहाँ देखिए अगर नीचे 126 है, नीचे 126 है, नीचे 126 है, ऊपर भी 126 होता तो शेषफल क्या आता, 0, कुछ नहीं बचता। बोलिए हाँ या ना। लेकिन कितना कम है, 126 से कितना कम है, ऊपर 126 होता तो शेषफल नहीं बचता, लेकिन कम कितना है। तो आप कहेंगे नीचे 126 है, ऊपर 125 है, तो ऊपर क्या एक कम है, कितना कम है, एक कम है, कम है तो माइनस, एक कम है तो माइनस, और इस पे घात में दिया है कितना 167। यानी कि जब 125 को 126 से भाग देंगे तो माइनस का एक शेषफल आएगा, क्योंकि एक कम है इसलिए एक शेषफल आएगा। और जब माइनस पे विषम घात होता है तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, माइनस में। और एक पर कितना हो घात हो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, एक आती है। तो एक पर 167 घात यानी कि एक हो गया, लेकिन माइनस पे विषम संख्या की घात है, विषम घात है, तो विषम घात है, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस में, यानी कि -1 बटा कितना 126, यानी कि -1 का 167 घात कितना होगा, -1 ही होगा। क्यों होगा हमने आपको बता दिया, क्योंकि एक पर कितना हो घात रहे वैल्यू 1, और जब माइनस पे विषम घात होता है तो माइनस, और सम घात होता है तो प्लस। हमने क्या कहा कि शेषफल वही होता है जो हर से क्या हो, छोटा हो। तो छोटा है ना, तो छोटा है तो -1 आपका शेषफल नहीं होगा, हाँ होगा तो -1 ही, लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। बाय द वे यदि कभी माइनस में आपका शेषफल आ जाता है तो जिससे भाग दिया जाता है उसमें से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो 125 आपका क्या हो जाएगा शेषफल, 126 से भाग दिए थे तो इसीलिए 126 में से जो -1 शेषफल आया था घटा दिए। अगर यही प्लस होता ना तो फिर आपका शेषफल एक ही हो जाता, प्लस होता तो शेषफल 1 हो जाता, क्योंकि शेषफल हमेशा प्लस में होता है, लेकिन माइनस में आ गया ना, इसीलिए 126 में से क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, 1-2 प्रश्न आप खुद से रख के कर लीजिएगा, या फिर हम ही आपको अलग से 2-4 प्रश्न दे देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 7 पे 6 घात प्लस 5 को 6 से विभाजित किए जाने पे शेषफल क्या होगा। क्या कह रहा है, 7 पे 6 घात प्लस 5 को किससे विभाजित करना है, तो कह रहा है कि 6 से।
6 से विभाजित कर दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, करते हैं। देखिए, जब 6 से 7 को विभाजित करेंगे तो आप कहेंगे कि जब घात तो बाद की बात है, पहले आप अंक देखिए। तो 6 से जब 7 को विभाजित करेंगे आप कहेंगे 6 कम 6, शेषफल क्या मिला 1। शेषफल क्या मिला 1, लेकिन इस पे कितना है 6 घात है प्लस। अब 6 से 5 को विभाजित कीजिए। हमने क्या बताया कि जब हर से अंश छोटा होता है तो आपका शेषफल वही हो जाता है, अर्थात अंश ही हो जाता है, 5 ही हो जाएगा। लेकिन यही ज़्यादा होता तो भाग लगाते, लेकिन जब 6 से कम है ना तो यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 पे 6 घात का मतलब क्या होता है 1, यानी कि 1 + 5 क्या मिला 6। क्या 6 से अभी भाग जाएगी तो आप कहेंगे हाँ। यदि 5 होता तो भाग नहीं जाती, 4 होता तो भाग नहीं जाती, लेकिन जैसे 6 या 7 आया कुछ भी हो जाएगा, इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगा तो फिर से भाग चली जाएगी। तो फिर से भाग जाएगी तो 6 कम 6 पूरा पूरा कट जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। ध्यान दीजिए, पहले जब 45 से भाग दिए तो 28 शेषफल बचा है, तो कुछ मत कीजिए, जो शेषफल बचा है उसको लिख लीजिए और फिर जितना से भाग देना है ना इसी शेषफल में भाग लगा दीजिए। तो 28 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, तो जितना शेषफल बचा है ना फिर से 15 से भाग देना है तो 15 से भाग दे दीजिए। अब देखिए दो कंडीशन, आप कहेंगे 15 है कम 15, जितना बचा हुआ आपका आंसर है। ठीक है, 15 कम 15, रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 13 बचेगा। एक कंडीशन और है जो सबसे आसान है। देखिए 15 कम 15, लेकिन 15 दूना 30 होता है, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और यहाँ क्या है 28। कितना कम है तो आप कहेंगे 2 कम है। 2 कम है तो माइनस में बटा क्या 15, लेकिन शेषफल माइनस में नहीं होता है, एक बात आपको पता है। तो देखिए 15 बड़ा है -2 छोटा है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, जब छोटा है ऊपर वाला तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा -2। किंतु रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। यदि कभी भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो इस 15 में से क्या कर दीजिएगा, उसको घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 13। ये सबसे आसान तरीका था, ये आपको समझाए हैं तो इतना टाइम लगा है, नहीं तो ऑलरेडी पता है कि 15 दूना 30 15 दूना 30, 2 कम है, 15 में से 2 घटा दीजिए, 13 आपका आंसर है। बोलिए बातें क्लियर। तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा है कि एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन है बिल्कुल आसान। खैर कि जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। देखिए कोई संख्या होगी, जब उसको 5 से विभाजित किए हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। तो क्या आप अपने मन से ऐसी कोई संख्या नहीं चुन सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ जाए। तो आप नहीं कह सकते हैं 8, अपने मन से माना कि वो संख्या 8 होगी। जब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगी 3। फिर कराए कि जब उसी संख्या के वर्ग को 5 से डिवाइड किया जाए, किसी संख्या को जो हमने माना है 8, उसी का वर्ग कर दें तो 8 का वर्ग 64, अगर फिर से 5 से क्या करें हम डिवाइड करें तो शेषफल क्या मिलेगा। तो आप कहेंगे कि कितना 12 25 60, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपका 4 नहीं मिल जाएगा जी। 12 25 60 बच गया क्या 4, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बिल्कुल आसान तरीका, बस आप इतना सोच सकते हैं ना तो बातें क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसी के आधार पर एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है,
बस थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। कह रहा है कि जब कोई संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। यहाँ कोई संख्या n है तो n को जब हम 5 से भाग देते हैं तो जो मेरा रिमाइंडर है 2 बचता है। आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी? अधिक से बड़ा मान सकते हैं, छोटा से छोटा, लेकिन जितना ही छोटा मानेंगे कैलकुलेशन आपका आसान होगा और जितना ही बड़ा मानेंगे कैलकुलेशन आपका टफ होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे हम 5 से भाग कर दें तो शेषफल आपका 2 आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि n के जगह पे 7 रख लीजिए ना, 5 से भाग देंगे रिमाइंडर 2 मिलेगा। फिर कह रहा है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, यानी कि जो संख्या यहाँ था n की वैल्यू 7, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49। अब इसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा इन्हें पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि 5 9 45, 5 9 45, क्या बच्चा आपका 4। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 ना, ऑप्शन नंबर सी। बातें क्लियर? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर शेषफल करने पर 1 शेष बचता है। यानी कि कोई संख्या x है, जब इसको 7 से विभाजित करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है 1 बचता है। तो क्या आप x का वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू क्या हो सकती है 8, यानी कि जब 8 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे कह रहा है कि और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। दूसरी संख्या y है, ठीक है। जब y को 7 से विभाजित किया जा रहा है तो रिमाइंडर 2 बचता है। तब y की वैल्यू क्या हो सकती है जिसको 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 बचे? आप कह देंगे 9। 7 एकम 7, 7 7 2 9, रिमाइंडर 2। अब क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि 7 से विभाजित, तो x प्लस वाई को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा x प्लस वाई को। तो x क्या है 8 और एक क्या है 9। 9 8 कितना 17, 9 8 कितना 17। दोनों का योग कर रहा है कि x प्लस वाई को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9, 9 8 कितना 17। 17 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो 7 दूना 14, 14 3 17। क्या कह देंगे आप 3, 7 एकम 7 और नहीं, ठीक है 7 दूना 14 तो 3 17 सही है। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या बचा 3 बचा। आइए अगले टाइप में हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरो, अर्थात शून्यों की संख्या। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं केवल टाइप में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा है। ठीक है, सिर्फ टाइप देखिएगा। तो पहला टाइप का जो प्रश्न है, पहला ही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 × 10 × 15 × 20 और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, और मुझे 25 भी ले लेते हैं, 25 भी दे दिया है 25। ऐसे करते करते कहाँ तक गया है 265 तक गया है। तो कह रहा है कि इसमें कितने शून्य होंगे, अर्थात शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या आपको पता है, आप 1 से लेके 10 तक की संख्या लिखिए। जैसे मानिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही संख्या होती है। शून्य किस पे निर्भर करता है? तो शून्य हमेशा 2 और 5 पर निर्भर करता है। क्यों? देखिए हमने 1 और 5 का मल्टीप्लाई किया, क्या 0 हुआ लास्ट में? नहीं हुआ। हमने 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया, क्या 0 हुआ? नहीं हुआ। हमने 5 और 7 का मल्टीप्लाई किया, क्या 0 हुआ? हमने 5 और 9 का मल्टीप्लाई किया, क्या 0 हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम 2 का 5 में किए, 5 दूना 10, 0 हो गया। इस 4 में भी कितना 2 है? 2 2 है, और 1 2 से मल्टीप्लाई किया 5 में तो 0 हुआ। इस 6 में भी कितना 0 है, थोड़ी कितना 2 है, तो आप कहेंगे 1 2 है, 5 दूना 10, 0 हुआ। इस 8 में भी कितना 0 है, तो
तो आप कहेंगे 0 नहीं 2, कितना 2 है, तो आप कहेंगे कि 3 2 है, तो 5 दूना 10, 0 हुआ। यहाँ तक दिख रहा होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब देखिएगा एक बात और समझिएगा, देखिएगा ये 1 5 था, 1 5 था और यहाँ 8 में कितना 2 था, 1 2 3 2 था। तो जब 3 गो 2 है और 1 गो 5 है तो कितना 0 बनेगा, 3 गो 0 या फिर 1 गो 0, 1 गो 0। जिसकी संख्या कम होगी उतना ही 0, जिसकी संख्या कम। तो इसमें किसकी संख्या कम है, 5 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आएंगे ना, तो जब लास्ट में 2 तो ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 गो 2 है, 2 कितना है 7 गो, लेकिन 5 कितना है 1 गो। तो 0 की संख्या कितना बनेगी, जो सबसे कम होगा उतना ही 0 की संख्या होगी। इसमें 2 7 बार था लेकिन 5 1 बार था, तो 0 की संख्या क्या होगी, 1 होगी। अगर यहाँ पे 5 1 बार न होके 5 4 बार होता तभी 0 की संख्या क्या होती, 4। जो कम होगा उतना ही 0। लेकिन अगर यही 5 की संख्या कोई ऐसा नंबर आ जाता, 5 की संख्या 15 हो गई होती, 2 7 बार आता, 5 15 बार आता, तब 0 की संख्या कितनी होती, जो कम होगा, 7 कम है तो 7 0 होगा। बातें समझ गए होंगे आप। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बताना है कि कितना 0 होगा, ठीक है। देखिए 265 तक जाना है, सब में 5 5 का अंतर है। देखिए ध्यान से, सब में 5 5 का अंतर है, तो देख लेते हैं कि कितना 5 आएगा और फिर कितना 2 आएगा। जिसकी संख्या कम होगी वही आपका उत्तर होगा। तो 265 में कितना 5 आएगा पता करने के लिए 265 को 5 से भाग लगा लीजिए। तो आप कहेंगे 5 5 25 और 5 3 15, फिर से 5 से भाग जाएगा भी, तो 5 10 के 50। ये सब भागफल है, ये मत कहिए गुणनखंड निकाल रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं, यहाँ भागफल लिख रहे हैं। फिर 5 से भाग देंगे 2 मिलेगा, क्या फिर से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। कितने 5 हो गए, तो इन सबको जोड़ लीजिएगा, 53 और 10 63 और 2 65, 65 गो क्या होंगे, 5 होंगे, लेकिन 2 भी तो होना चाहिए कि 2 कितना है। तब ऐसे ऐसे 5 5 का अंतर देके 265 तक गया होगा, कितने नंबर होंगे, तो आप कहेंगे कि 265 को 5 से भाग लगा लीजिए ना। क्या कहेंगे कि 5 25 25 5 3 15, 53 नंबर होंगे। अब इस 53 नंबर में कितने 0 आएंगे देख लीजिए, कितने 2 आएंगे उसको देख लीजिए। तो आप 2 से भाग दीजिए, क्या होगा, 2 दूना 4 13, 6 दूना 12, 26 में भाग जाएगी। फिर 2 से भाग दीजिए, 13 बार में भाग जाएगी। फिर 2 से भाग दीजिए, कितने बार में भाग जाएगी, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका 6 दूना 12, 6 बार में भाग जाएगी। फिर 2 से भाग दीजिए, 3 बार में भाग जाएगी। फिर आप 2 से भाग दीजिए, 1 बार में भाग जाएगी। क्या और कोई भाग जाएगा, कितना 2 हो रहा है, तो इसको जोड़िएगा, तो 6 और 3 9 और 9 6 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 के 9 कैरी 1, 2 1 3 3 1 4। देखिएगा 49 गो 2 गो हुआ और 65 गो 5, 65 गो 5 और 49 गो 2। और हमने क्या बताया कि जिसकी संख्या कम उतना ही 0। तो 5 आया है 65 बार, 2 आया है 49 बार। किसकी संख्या कम, 49। 49 कम, 2 89 बार आया है, 5 65 बार आया है, तो जो कम होगा उतना ही 0। यानी कि कितने 0, 49 गो 0 हो जाएंगे। बोलिए बातें क्लियर हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, 163 तक। और पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, कहाँ तक गया है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक गया है। तो लास्ट में लिखा है कि 161 162 से 163 तक गया है लास्ट तक। कहाँ तक, 163 तक। देखिए अभी हमने बताया था क्रमागत संख्या यहाँ पे लिखे थे। क्रमागत संख्या में 2 सबसे अधिक होता है कि 5 सबसे अधिक होता है। तो आप कहेंगे कि 2 सबसे अधिक होता है। देखिए यहीं तक, देखिए यहाँ तक 5 आया है ना,
तो 1 2 3 4 5 अंक अभी गए हैं ना, तो एगो 5 आया है, लेकिन 2 को आ गया है, तो दो बार यहाँ, एक बार यहाँ, 5 तक जाने में एक बार 5 और कितने बार, 3 बार 2 आ गया है। जब क्रमागत संख्या होती है ना, क्रमागत संख्या, तो उसमें 2 हमेशा ज्यादा होता है, 5 हमेशा कम, नहीं तो आपको टोटल पूरा निकालना पड़ जाएगा। लेकिन जब क्रमागत संख्या आ जाती है तो 2 सबसे ज्यादा होता है, 5 सबसे कम होता है, और जो सबसे कम होता है उतना ही 0 होता है। तो सबसे कम क्या होगा, 5, तो देख लीजिए कितना 5 है, वही आपका 0 हो जाएगा। 2 चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 2 ऑलरेडी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहां तक जाना है, 163 तक, तो 5 से भाग लगाइए, 5 तियां 15 और यहाँ होगा आपका 13, तो 5 दूना 10, 32 बार में भाग जाएगी, फिर 5 से भाग जाएगा, कितने बार में, 5 6 के 30, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 कम 5, अब भाग नहीं जाएगी, तीनों को जोड़ लीजिए, उतना ही 5 होगा। तो 32 और 6 29, 29 1 39, 39 बार 5 आया है, तो 39 को 0, बातें खत्म। आपको चेक करना है ना, तो आप 2 भी चेक कर लीजिएगा, 39 से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत है। बातें क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 5 पे 217 घात, 5 पे 217 घात इंटू 2 पे 129 घात, 2 पे 129 घात इंटू 6 पे 10 घात। बताना है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या किस पे निर्भर करता है, 2 और 5 पे। जिसकी संख्या कम होती है वही शून्यों की संख्या हो जाती है। इस 5 का मतलब क्या है कि 5 पे 217 बार आया है। इस 2 का मतलब क्या है कि 2 129 बार आया है। इस 6 का मतलब क्या है कि 6 10 बार आया है। लेकिन इस 6 में अभी 2 छिपा हुआ है, इस 6 में अभी 2 छिपा हुआ है। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी कि 2 पर 10 घात और 3 पर भी क्या, 10 घात। तो यहाँ 5 कितनी बार आया, 5 आया आपका 217 बार, और 2 कितनी बार आया, देखिए यहाँ आया है 129 बार और 10 बार यहाँ आया है। 2 पर 10 घात, 3 पर 10 घात, इनका मतलब 6 पे 10 घात। 2 कितनी बार, 10 बार आया है यहाँ पर। 129 बार यहाँ पे, 10 बार यहाँ पे, टोटल कितने बार, 139 बार। किसकी संख्या कम है, 5 की या 2 की? तो आप कहेंगे 2 की संख्या कम है, इसीलिए शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 139 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 475 फैक्टोरियल 475 के अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी। 475 फैक्टोरियल में 475 देखिए, जो फैक्टोरियल वाले प्रश्न होते हैं, देखिए फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो परीक्षा में पूछ ले ऐसे तो आप कन्फ्यूज में हो जाएं कि ये क्या कह रहा है। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अब इससे अवरोही क्रम में, यानी कि इससे छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 100, 475, 474, 473, ऐसे सभी संख्या मल्टीप्लाई में करते करते 1 तक पहुंचेंगे, यानी कि क्रमागत संख्या होंगी। 475, 474, 473, 472, 471, 470, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, 1 तक जाएंगे। यही फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक है ना, यानी कि क्रमागत संख्या होगी, घटते क्रम में है, लेकिन कैसी संख्या है, क्रमागत संख्या। और जब क्रमागत संख्या आती हैं तो 2 ज्यादा होता है कि 5, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा होती है। आपको नहीं विश्वास है, रख के चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब क्रमागत संख्या आती है तो 2 ज्यादा होता है, 5 कम होता है। तो जो कम होता है उतना ही शून्यों की संख्या होती है। 5 कम होता है ना, तो केवल 5 का ही देख लेते हैं कि कितनी बार 5 आया होगा। तो 475 को आप क्या कर दीजिए, 5 से भाग लगा लीजिए। क्या करेंगे, 5 से भाग लगा लीजिए। 5 से भाग लगाएंगे तो 5 9 45 और 5 25 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे
तो कितने बार में भाग जाएगी? फिर से 5 से भाग लगाइए, कितने बार में भाग जाएगा आपका? 5 एकम 5 और 5 नवा 45। फिर से 5 से भाग अभी जाएगा, कितनी बार में? 5 तियां 15 बार में। अब भाग नहीं जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? उतने बार 5 आया होगा। तो जोड़ेंगे तो 5 9 14, 14 3 17 के साथ कैरी 1 और 9 1 10, 10 1 11, कितना हो रहा है? 117 बार 5 आया है, इसलिए शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 117 हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 24 और 5, 15 24 5 ये फैक्टोरियल में है। फैक्टोरियल 15 24 5, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो जितने बार 5 आया होगा उतना ही क्या होगा? शून्यों की संख्या होगी। तो इसको आप निकाल लेंगे और आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।